हाँ जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताई थी, उन्हीं को अब आगे कंटिन्यू करना है हम लोगों ने। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कल, मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक तो ये बताया था, लास्ट में एक रूल बताया था कि किसी भी डेबिट बैलेंस को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और किसी भी क्रेडिट बैलेंस को ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। याद है ये बात सभी को? ठीक है। एक रूल मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा मैंने आपको कल क्या सिखाया था, मैंने ज़्यादा और कुछ नहीं, मैंने बस वो सेलर और बायर के यहाँ पे एंट्रीज कराई थी आपको। एक वो रिबेट के ऊपर, रिबेट का मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना था, तो मैंने ये एंट्रीज कराई थी आपको। अब आते हैं हम लोग आगे, अपने आगे वाले पार्ट पर चलेंगे अब हम लोग। ठीक है। हमें आगे जो काम करना है उस पर आते हैं। अब हम आगे के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को लेकर। तो आगे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का पार्ट लिखूंगा यहाँ पर और समझेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम दोनों क्लासेस में ही अकाउंट्स करने वाले हैं। ठीक है। जो दोनों पीरियड है हमारे, बीएसटी वाला भी और अकाउंट्स वाला भी, क्योंकि अकाउंट्स में हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, मतलब धीरे से कह लीजिए कि अकाउंट्स में समझने को कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं आसान से, बट समझने के लिए मतलब समय चाहिए हमें। तो हम अकाउंट्स पर ज़्यादा समय देंगे इन जनरल आपका। तो आइए चैप्टर निकाल लीजिए सभी बच्चे, चैप्टर 9। और चैप्टर 9 में मैंने आप लोगों को रिबेट बता दिया था लास्ट क्लास में। अब मुझे अगली चीज़ जो बतानी है, रिबेट के बाद जो मुझे अगली चीज़ बतानी है आप लोगों को, वो क्या है सुनिए। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, आसान सा है, नया कहने के लिए नया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअल में बोलूँ तो वो आप कर चुके हैं, अभी आपने पीछे किया है उस चीज़ को। अब नाम आता है कॉन्सेप्ट का, क्या है, कंपाउंड एंट्री। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जी? कंपाउंड एंट्री नाम है कॉन्सेप्ट का। कंपाउंड एंट्री। ठीक है। अब कंपाउंड एंट्री क्या होता है? ठीक है। देखिए, इन जनरल, ठीक है, whenever whenever you have more than two accounts in an in a in a in a transaction, it is called compound entry। कंपाउंड एंट्री। सर ये तो फिर कुछ नया नहीं है, कंपाउंड एंट्री यानी एक दो से ज्यादा अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन तो हम कर चुके हैं, कल भी हमने किया था। जिसमें एक अकाउंट था जिसमें सेलर को कुछ पैसे मिले थे, डेटर खत्म हुआ था और कैश डिस्काउंट भी था, तो 3 अकाउंट हो गए। मैंने कहा बिल्कुल हो गए। तो तीनों अकाउंट, जहाँ पे 2 अकाउंट से ज्यादा आ जाएं, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अच्छा, बुक ने क्या लिखा है इसे सुनिए। इन्होंने लिखा है, sometimes two or more transactions relating to one particular account takes place on same date। ठीक है। In such a cases, instead of passing separate entries for each transaction, only one entry is passed। Such a journal entry is termed as compound journal entry। अब बुक की लैंग्वेज अगर देखें तो उन्होंने इसे दूसरे तरीके से बोला। उन्होंने बोला, जब आपके पास, इन्होंने क्या बोला है सुनिए ध्यान से। इन्होंने पहली बात तो ये बोली, ठीक है, जब आपके पास दो या दो से नहीं, सॉरी, हाँ, दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स आ जाएं किसी पर्टिकुलर अकाउंट के, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, टू और मोर ट्रांजेक्शन्स, टू और मोर ट्रांजेक्शन्स आ गए आपके पास ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। टू और मोर ट्रांजेक्शन्स आ गए पर्टिकुलर अकाउंट के,
और उस पर्टिकुलर अकाउंट के ट्रांजेक्शन को अब दो ट्रांजेक्शन है, तो अब उन्हें या तो क्या कर सकते हैं आप, दो अलग अलग जर्नल एंट्री पास करें। दो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है तो दो काम हो सकते हैं कि एक तो जर्नल एंट्री पास करें, जर्नल एंट्री वन, और फिर जर्नल एंट्री टू पास करें, या फिर इन दोनों को कंबाइंड, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास कर दें, कंबाइंड एंट्री पास कर दें। इस कंबाइंड एंट्री को क्या बोला इन्होंने, कंपाउंड एंट्री बोला। सर आपने तो कहा ऊपर कि जब दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाए, भाई दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो गए तो दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गई, एक ट्रांजेक्शन में दो ही इन्वॉल्व हुए थे, यानी ट्रांजेक्शन में दो चीजें हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके साथ लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड। इसमें दो चीजें, एक तो आपको कैश रिसीव हुआ और दूसरा डिस्काउंट अलाउ किया गया, तो दो ट्रांजेक्शन हो गए, यानी दो घटनाएं हो गई, दो चीजें हो गई। अब इन दोनों की आप या तो अलग अलग एंट्री पास कर दो, इसकी अलग एंट्री पास करो, इसकी जर्नल एंट्री वन कर दो, इसकी अलग एंट्री पास कर दो, जर्नल एंट्री टू कर दो, या फिर दोनों को कंबाइंड एंट्री कर दो। ये एंट्री में करवा चुका आपसे, एक कंबाइंड एंट्री कर दो, यानी कि कंपाउंड एंट्री कर दो, कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। सर एक बार बताओ, अलग अलग करके बताओ। मैंने कहा सुनो, अलग अलग एंट्री करके दिखाऊं क्या आप लोगों को, बताइए एक बार, क्योंकि इसी ट्रांजेक्शन की अलग अलग एंट्री कैसे होती, जो कल हमने एंट्रीज की थी, आइए उसको अलग अलग एंट्री करके देखते हैं। ठीक है ना, चलिए मेरे साथ यहाँ आ जाइए सारे। एग्जाम्पल क्या था कल, एग्जाम्पल ये था कि एक डेटर था, डेटर था ₹100 का, उससे रिसीव कितना हुआ, अमाउंट कितना रिसीव हुआ उससे, 90। एक ट्रांजेक्शन ये हो गई, पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, उससे 90 रिसीव हुए, और दूसरा क्या हुआ, उसको आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 10 का। दूसरी ट्रांजेक्शन ये होगी। तो मानो इनकी अलग अलग एंट्री करें तो सेलर यहाँ पे अपने यहाँ अलग अलग एंट्री करेगा, अगर तो सेलर की बुक्स में, सेलर बुक्स में अलग अलग एंट्री करें, तो पहली एंट्री की क्या ट्रांजेक्शन होगी, सुनिए, अमाउंट रिसीव हुआ है डेटर से, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ₹90, और यहां नरेशन आ गई। ये पहली ट्रांजेक्शन हुई, इसमें क्या हुआ, अमाउंट रिसीव। अब आपने अमाउंट रिसीव किया और डिस्काउंट भी तो अलाउ किया है उसको, उसकी भी एंट्री करो। मैंने कहा अच्छा डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउ करने की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट आपका नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डिस्काउंट किसको दिया है, डेटर को दिया है, तो डेटर की लायबिलिटी, या डेटर सॉरी डेटर का जो एसेट था आपका, वो एसेट कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ₹10 और ₹10, डिस्काउंट अलाउड। तो क्या आपको समझ में आया कुछ, कि जो एक कंपाउंड एंट्री आप कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। अच्छा इन दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, ये तो अलग अलग एंट्री हो गई, अगर इनकी कंबाइंड एंट्री जो हमने करके देख चुके ऑलरेडी, जो हमने करी थी, यानी कंपाउंड एंट्री क्या होगी, कंपाउंड एंट्री होगी कि आपको पैसा आया डेबिट, आपने डिस्काउंट दिया डेबिट, और डेटर खत्म हो गया। बात वही है, इन दोनों एंट्रीज को लिखने का तरीका अलग हो गया, बात वही है। क्या देखो चीज समझ में आती है आप लोगों को, देखिए जरा इस बात को, मैंने जो ये बोला समझ में आया नहीं आया, अब देखिए जरा।
मुझे बताइए इस पर हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं, क्या आपको ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चे बताएं मुझे, क्योंकि देखो डेटर क्रेडिट हुआ है, 90 से यहाँ क्रेडिट हुआ है और 10 से यहाँ क्रेडिट हुआ है, तो इन टोटलिटी कितना क्रेडिट हुआ है? 100 का। तो देखो 100 से आपने इसे क्रेडिट कर दिया यहाँ, और कैश कितने से डेबिट हुआ है? 90 से। देखो कैश को डेबिट कर दिया 90 से, और डेटर कितने से डेबिट हुआ है? 10 से। देखो 10 से हो गया। तो दोनों कंबाइंड एंट्री कर दी हमने इसकी, और एंट्री मैंने पहले नाम नहीं बताया था, कंबाइंड एंट्री है, ऐसे आपको करके दिखाया था और आपने उसे अच्छे से किया भी था। तो अब मुझे बताइए किस किस को ये बात समझ में आई? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आई नीड आंसर्स, किस किस को समझ में आई ये बात बताइए। अर्पित बेटा समझ में आई बात? कंफ्यूजन में कंपाउंड। अच्छा, जानवी कह रही है बेटा कुछ कंफ्यूजन है। जानवी थोड़ा बता सकते हैं कुछ और डिटेल आउट की कंफ्यूजन क्या हुआ है, थोड़ा बताइए मुझे ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ आपकी अच्छे से। सर ये जनरल जर्नल में भी तो बहुत सारी एंट्रीज होती है। जर्नल में एंट्री होती है बेटा, बट देखो ना रिलेटेड किसी पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेशन में दो एंट्रियां। अब यहाँ इस डेटर के रिलेशन में दो एंट्री हुई, डेटर से आपको पैसा मिला और डेटर को आपने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट है उसके रिलेशन में दो एंट्री हुई है। पर्टिकुलर अकाउंट जैसे यहाँ पे हमारा क्या नाम हो गया उसका? डेटर। इस डेटर के रिलेशन में दो एंट्रियां थी ये, इसलिए सात हो गई है। अलग अलग होती तो एक साथ हो ही नहीं सकती थी। जैसे मैं बोलूं, मुझे, मैंने आपको पैसा दिया और किसी और बच्चे से पैसा लिया, मुस्कान से पैसा लिया, मैं इसकी एंट्री सात कर सकता हूँ क्या? देखो सुनना, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने जानवी से पैसा लिया, तो जानवी से मैंने पैसा लिया तो मेरे पास कैश आ गया, और मैंने मानो उधार लिया है तो जानवी को मैंने लायबिलिटी बना लिया। मैंने 100 रुपए लिए इससे, एक तो ये एंट्री है। देखो ये ट्रांजेक्शन किसके साथ हुई? जानवी के साथ हुई, उसमें कैश इन्वॉल्व था। दूसरा, अब एक पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेशन में नहीं है, कोई दूसरी अकाउंट एंट्री करो कोई और इसी तरह से, मैंने गुड्स खरीदे, ये तो मैंने उधार लिया, दूसरी एंट्री क्या है? गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदे तो मैंने एंट्री क्या की? परचेज डेबिट टू कैश। अब इन दोनों एंट्री को साथ कैसे कर सकते हो आप? मानो मैंने 500 रुपए के गुड्स खरीद लिए, तो इन दोनों में रिलेशन नहीं है। आप कहोगे सर रिलेशन है, कैश, मैंने कहा रिलेशन है कैश, ठीक है, बट लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या है देखिए। समटाइम्स टू और मोर transactions relating to one particular account takes place on the same date। पहली बात तो सेम डेट पर हुआ, सेम डेट यानी कि सेम टाइम पर हुआ, एक साथ हुआ। इसे इसे क्या लिख सकते हो आप? एक साथ हुआ। वो दो ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, मैंने जानवी से उधार लिया और फिर मैंने नगद में किसी से माल खरीदा, सामान खरीदा, तो क्या दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ हुई हैं? एक साथ तो नहीं हुई, क्योंकि जानवी ने पूछा इसलिए हम ज्यादा और डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार में इतना क्लियर होता ही नहीं वो बात। बट देखो अभी एक नई चीज समझ में आई आपको, जब मैंने नया ये लिखवाया तो इसमें क्या कहा उसने? कंपाउंड एंट्री करने के लिए एक और बात बता दी साथ में, कहता है वो दोनों जो ट्रांजेक्शन जो हुई थी किसी पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेशन में वो एक साथ होनी चाहिए थी। तो क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ हुई? एक साथ तो नहीं हुई। हाँ, ये ट्रांजेक्शन दोनों एक साथ हुई थी, ये कि हमने इससे पैसा लिया और पैसा लेते समय हमने इसको डिस्काउंट दिया, तो ये दोनों एक साथ हुए हैं। बताओ क्या कुछ हल्का सा हिंट मिला जानवी बेटा? कंपाउंड एंट्री यानी साथ में कब की जा सकती है कंपाउंड एंट्री? यस सर। ठीक है, पहला तो उसमें अकाउंट कॉमन हो और वो एंट्री साथ में हुई हो, ठीक है, यानी वो ट्रांजेक्शन साथ में हुई हो, यानी दोनों रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। पेमेंट देते समय डिस्काउंट मिला, उदाहरण के लिए मैंने बोला, ठीक है। चलिए और बताइए, और कोई बच्चा जो इस पर डिस्कशन चाहता हो, कोई मन में कोई पॉइंट हो किसी बच्चे के, तो बताइए।
मैं वेट कर रहा हूँ सर आप। एक कंपाउंड, हाँ बोलिए बेटा। अगर कोई एक कंपाउंड एंट्री उसे जनरल के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख मतलब सकते हो, जैसे, ये लिखा ना, नहीं देख। मतलब हाँ क्या कह रहे हैं, सॉरी। जैसे कंपाउंड एंट्री कह सकते हैं कि ये जनरल है। हाँ बिल्कुल जर्नल ही है वो, जर्नल एंट्री ही है। उस एंट्री को नाम दे दिया गया है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री का पूरा नाम क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री ही है, ठीक है ना। वो जर्नल एंट्री का ही हिस्सा है, जर्नल में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डाउट किसी बच्चे को आ रहे हैं तो जरूर पूछे, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलती है चीजों को लेकर। आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई चीज क्लियर नहीं हो, तो रिजॉल्व हो जाती है। जैसे जानवी ने पूछ ली ये बात, तो मैंने शायद बताई नहीं, पर बच्चे ने पूछा तो और क्लैरिटी आई उस चीज पर। और बताइए, किसी का और डाउट है यहाँ तो, कि कंपाउंड एंट्री जो है उसके रिलेशन में कोई मन में सवाल हो, बताइए। नहीं है कोई सवाल? हाँ जी, आगे चल सकते हैं फिर अगर। सर हाँ बोलिए जानवी। जैसे जो लास्ट ईयर होता है जिसमें कम, ये जो बिजनेस वाला जो ईयर होता है, हाँ लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर, वाला, फाइनेंशियल ईयर। हाँ फाइनेंस, हाँ हाँ। और उसमें उसमें जो लास्ट में सब हिसाब करते हैं तो उसमें लॉसेस और प्रॉफिट का करते हैं। हाँ हाँ। तो लॉसेस अलग दिन हुए होंगे, प्रॉफिट अलग दिन हुए होंगे, तो उसको कंपाउंड एंट्री में कर सकते हैं। देखो होता क्या है मैं बताऊं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस बात को बेटा जानवी, जो आपका आपकी क्वेरी है। सुनिए मेरी बात, सभी बच्चे सुनिएगा। साल भर में ना, मानो ये आपका कंप्लीट ईयर है, मैंने एक पीरियड को एक बॉक्स में बना दिया, और मैंने कहा ये क्या है, आपका कंप्लीट ईयर है। इसमें पूरे साल कभी कोई खर्चा होता रहा किसी नाम से, कभी कोई इनकम होती रही, कभी कोई खर्चा होता रहा, कोई इनकम होती रही, सबके अलग अलग नाम थे इनकम के, खर्चों के, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा भरा हुआ है आपका, खर्चे और इनकमों से भरा हुआ है। साल के अंत में आप क्या करते हैं, आप सारी इनकम्स को उठा के एक जगह ले जाते हैं, सारी इनकम्स को यहाँ ले जाते हैं, इनकम्स को टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे खर्चों को उठा के एक जगह ले जाते हैं, अलग अलग जो भी नाम के खर्चे हों उनको ले जाते हैं, और खर्चों का भी टोटल रख लेते हैं आप। फिर टोटल इनकम के कंपैरिजन में देखते हैं खर्चे कितने हैं। अगर खर्चे ज्यादा हैं तो क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। कब आएगा ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, तब क्या आएगा आपके पास, लॉस आ जाएगा। यानी अगर खर्चे ज्यादा हैं इनकम से तो लॉस आ गया, और इनकम ज्यादा है, इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंस से, तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इस तरह निकलता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, सारी चीजों को लेकर जाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इस पर मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा, मतलब जाने के लिए मना नहीं है मुझे, बट अभी मैं कुछ और, मतलब हम बेसिक पर काम करना चाहते हैं, थोड़ा अभी और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जाना मुश्किल नहीं है, आज के लिए 1 मिनट का भी कोई दिक्कत नहीं है, समझाते रहेंगे, पर उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी अभी, ठीक है। आप तो ये समझ सकते हैं आपके केस में कि यहाँ पे ना ये सब चीजें ट्रांसफर होंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा इसका नाम बताता हूँ, पीएनएल। तो यहाँ पे ना ये सारी चीजें पीएनएल में ट्रांसफर हो रही हैं। तो जब पीएनएल में ट्रांसफर होगी तो एंट्री क्या होगी, हर खर्चे का क्या बैलेंस है, एक्सपेंसेस के क्या बैलेंस है, सभी के डेबिट हैं, और इनकम्स जो भी हैं हमारी साल भर की, उनके क्या बैलेंसेस पड़े होंगे, क्रेडिट पड़े होंगे। तो जितने भी खर्चे हैं, मानो एग्जांपल ले लो, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह, तो इन सबको खत्म करके एक नए अकाउंट में लेकर जाएंगे। यहाँ से ट्रांसफर करने का मतलब यही था कि इन्हें उठा के दूसरे अकाउंट में ले जाओगे। तो जब इन्हें उठाकर दूसरे अकाउंट में ले जाओगे खर्चों को, तो खर्चे खत्म करने के लिए खर्चों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को।
और डेबिट क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ऐसे एंट्री होगी, क्योंकि देखो ये पीएनएल अकाउंट है, इसका क्रेडिट साइड है कि डेबिट साइड है। तो डेबिट में देखो खर्चे आए हैं, मैं इस पर अभी जाना नहीं चाहता, ठीक है ना, इस बाद में चर्चा कर सकते हैं हम। तो बताइए, अभी हमें और बहुत बेसिक चीजें सीखनी है, ये बड़ी आसान बात है। मैं एक्चुअल में ना इसमें अभी इसलिए नहीं जाना चाह रहा, मैंने ना एक आपको चैप्टर नहीं कराया है अभी, लेजर। जिस दिन मैं लेजर करा दूंगा उस दिन के बाद आप जो सवाल पूछोगे, कहीं से पूछोगे क्लास 11th का, मैं लेने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि लेजर में क्या आते हैं बेटा, अकाउंट। और अभी मैंने आपको पीएनएल अकाउंट समझाया नहीं है, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफरिंग कैसे होती है मैंने समझाई नहीं है अभी। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा बाद में कभी, ठीक है, जब लेजर बनाऊंगा, लेजर समझाऊंगा। 2 मिनट का काम है, मुश्किल नहीं है वो, बट अभी खामखा मतलब हम एक अलग चैप्टर चला रहे हैं, तो इसलिए मैं उसे अभी बीच में लेकर नहीं आना चाहता, ये बात है। आप ओके बताइए, सर। ठीक है। बाकी मैं समझाऊंगा उसको और आप कहेंगे बहुत आसान था। मैंने कहा आपका जो सबसे मुश्किल पड़ाव है पूरे इस अकाउंटिंग में, वो है कौन, एक केवल एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, जर्नल। ये जर्नल जो है ना, ये है जो मुश्किल चीज है। इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाए तो बहुत ज्यादा आसान चीज है ये। ठीक है, तो हमने इस पर फोकस करना है, मैं अपना फोकस ही और कहीं नहीं लेकर जाना चाहता। ठीक है, आई बात मेरी समझ में आप लोगों को? ठीक है ना? तो आगे चलना चाहेंगे अब हम लोग इलस्ट्रेशन 4 है मेरे पास, मैं इलस्ट्रेशन 4 को आपके साथ करना चाहता हूँ। मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 4, और उसे खत्म करेंगे आपके। और आप लोगों का होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 घर के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहा हूँ, और होमवर्क क्या दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका होमवर्क होगा आज का, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज में होमवर्क ये मिलेगा मैंने आपको। कल किया था। अच्छा, आप लोगों ने कर लिया ये, सभी ने, सभी ने अभी कर मैं ली? कल किया था अच्छा, उनको। कल आप लोगों ने कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये अगर समझ समझ में आ गया सबको ये। अच्छा, इलस्ट्रेशन 5 कर सकते हैं क्या, बताइए। इलस्ट्रेशन 5 बता दो मुझे, चाहे आप मुझे इलस्ट्रेशन 6 बता दो, 7 बता दो, 8 बता दो, कोई भी बता दो मुझे, 9 भी बता सकते हो। मैं 9 तक आपके साथ कोई भी इलस्ट्रेशन करने को तैयार हूँ, इवन मैं 10th इलस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ, 11th वाला भी मैं करने को तैयार हूँ। आप मुझे बताओ 9th या 10th इलस्ट्रेशन तक आप मुझे कोई इलस्ट्रेशन बता दो कि कौन सा करवाना है, समझाना है मेरा मतलब, बताइए। मैं अभी वो सारे इलस्ट्रेशंस करने के लिए तैयार हूँ, यानी आप कर सकते हैं उनको, हमने वहां तक के सारे कॉन्सेप्ट कर रखे हैं अभी। बोलिए, कौन सा इलस्ट्रेशन करवाऊं मैं? कोई बच्चा बता नहीं रहा है मुझे। चलो, नहीं बता रहा तो फिर मैं खुद ले लेता हूँ। हम लोग आपके साथ इलस्ट्रेशन 6 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, वैसे मैंने दे दिया। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 6 है ये, आपकी बुक में अलग हो सकता है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा। इस इलस्ट्रेशन में सबसे पहला ट्रांजेक्शन दे दो, पहली ट्रांजेक्शन देखो 1 अप्रैल को हुई है। क्या हुई है? कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है बेटा, एमआरपी।
आप एमआरपी मान के चलो, यानी प्राइस जो लिस्टेड है उसके ऊपर लिखा हुआ है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए इसकी हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए पहले तो मैं आपके से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ पहले तो ये हमने, अच्छा बुक्स किसकी है, हरी एंड कंपनी की बुक्स बनानी है आपकी, हरी एंड कंपनी, यानी हरी एंड कंपनी कोई व्यापारी है, उसने गुड्स खरीदे हैं किससे। तो मुझे बताओ हरी और कंपनी ने सेल की है या परचेज की है। परचेज। ठीक है, यानी हमने परचेज किए, माल बेचा तो नहीं, हमने खरीदा है माल। पहली बात क्लियर हो गई जी, पहला डाउट क्लियर है। अब आगे चलें, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये कैश में खरीदा है या उधार में। हाँ जी, उधार में है, ठीक है, बहुत बढ़िया, उधार है। कैसे, सबको समझ में आया, ये कैश नहीं है जी, उधार है। क्यों, पार्टी का नाम दिया है और कैश का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखें इस अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। इस ट्रांजैक्शन में अब हमने अकाउंटिंग किसके लिए करनी है, हरी एंड कंपनी के लिए, यानी कि बायर के लिए एंट्री करनी है। ये बायर है इस ट्रांजैक्शन के लिए, हरी एंड कंपनी, क्योंकि हरी एंड कंपनी खरीदा है तो बायर के यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो बताओ नेम कौन कौन से इन्वॉल्व हुए। एक तो गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और उधार में खरीदे हैं तो उधार खरीदते हैं तो डेटर बढ़ता है या क्रेडिटर बढ़ता है, बेटा बताना कोई बच्चा मुझे। क्रेडिटर। सभी को क्रेडिटर लगता है क्या। नहीं। सोच के बोलो, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बोलना सोच के। क्वेश्चन मेरा ये है, हमने उधार में खरीदे हैं। क्रेडिटर। बिल्कुल सही, श्रेया ने सही जवाब दिया कि क्रेडिटर बढ़ गए सर। ठीक है, यानी हमने बात, क्योंकि आज हमने खरीदा है, हम बाद में पेमेंट करेंगे। सर डिस्काउंट भी मिला है हमें, पर मैंने आपको याद हो तो एक बात बताई थी कि ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में नहीं शो दिखाते, नहीं होता। बिल्कुल नहीं दिखाते, शो नहीं होता। ये नए हैं, ठीक है, नहीं दिखाते। तो दो ही अकाउंट आ गए। अच्छा, इनका नेचर बताओ। नेचर बताइए। एक्सपेंस। लाइबिलिटी। हाँ, अब ये बताओ इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज हुए हैं। दोनों इंक्रीज हुए हैं। बिल्कुल सही बोला, इंक्रीज हुए हैं दोनों, तो रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। कितने रुपए में सामान खरीदा है, 40,000 का 10% डिस्काउंट में खरीदा था, यानी कि 36,000 में। बताइए, क्या बात समझ में आई सभी को। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का, बताइए मुझे। क्या, सर ये जो जनरल है उसके नीचे जो कंप्लीट हुआ है वहाँ पर सी और एफ लिख रखा है। वो बाद उसका की, मीनिंग हाँ क्या है। वो बाद में बताऊंगा, अभी चर्चा नहीं करना। वो अच्छा, उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ।
वो है ना बेटा, जैसे आपको याद है, आप पेज भर जाता था आपका, ये पेज होता था, और ये पेज भर जाता था तो आप क्या लिखते थे? याद है ऐसा कुछ लिखते थे बच्चे? यस सर। इसका मीनिंग क्या होता था? प्लीज टर्न ओवर, मतलब आगे आगे चलो, अब जगह नहीं बची तो आगे यहाँ की चीज अगले पेज पे है या नेक्स्ट पेज पे है। तो हम भी यहाँ ऐसा ही कहते हैं अकाउंट्स में, हम कहते हैं कि जर्नल चल रहा है हमारा, ठीक है ना, ये जर्नल चल रहा है, ये उसका फॉर्मेट है, और यहाँ हमारा काम हो गया तो हमने इसे क्या किया, यहाँ के जो बैलेंसेस हैं, मतलब इस पूरे अमाउंट कॉलम का टोटल होता है ये, ठीक है ना, ये डेबिट का टोटल, ये क्रेडिट का टोटल, इसे हम आगे ले चलते हैं, ये जो अमाउंट आते हैं यहाँ पे दोनों के, इसे हम आगे लेके चलना चाहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? कैरिड फॉरवर्ड, मतलब इस बैलेंस को आगे लेके जा रहे हैं। ये पेज नंबर 1 है, और जो अगले पेज नंबर 2 पे जाओगे ना, तो पेज नंबर 2 पे यहाँ उसे लिखोगे ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब आगे ले जा रहे हैं या आगे आ गया है। लेट्स सपोज ये दोनों 100 रुपये होता, दोनों का टोटल हमेशा बराबर ही आएगा, तो 100 रुपये यहाँ लिख देते, तो यानी पिछले पेज का टोटल, मतलब अभी तक का जितना भी है हर बार टोटल करके लेकर आ रहे हैं आप, ठीक है, तो यानी टोटलिंग हर पेज पे चलती रहती है, पिछला सारा टोटल आ चुका है। आया क्लियर बेटा? समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? इसका पर्पस क्या है, यूज क्या है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में इसे यस क्या सर। बोलता है? ये कैरिड फॉरवर्ड बोलता है, और इसे ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन भी बोल देता है कई बार, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगला अगला ट्रांजेक्शन देखिए सारे बच्चे मेरे साथ। अगली ट्रांजेक्शन देखिए, अगली जो ट्रांजेक्शन थी, कहता है रिटर्न गुड्स टू विनोद। विनोद को गुड्स रिटर्न कर दिए ऑफ लिस्ट प्राइस, ये सेकंड है। एक बात बताओ, मुझे जवाब देना, जब परचेज डिस्काउंट पर हुई है तो परचेज रिटर्न कैसे होगी? डिस्काउंट पर ही होगी, बताइए। नहीं समझे आप बात? मैं बताता हूँ, पहले तो मुझे बताओ किसी को बात समझ में आई मैंने क्या लिखने की कोशिश की यहाँ पे? मेरे पास, मैंने कहा है, एक चीज को समझाने के बहुत तरीके हैं, आप बस पूछना शुरू करें। तो बताइए समझ में आया कि क्या लिखा मैंने ये? बोलिए जी। यस सर। ठीक है, चलो मैं इस बात को और, ठीक है ना, दो कुछ बच्चों को समझ में आई है ये बात, बट फिर भी मैं इस पर और चर्चा करना चाहता हूँ। एक बात बताओ बेटा, एग्जाम्पल सुनना मेरा, एक एग्जाम्पल सभी बच्चे। आज पेन में ना कुछ दिक्कत है, बीच बीच में लाइन थोड़ा छूट जा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद कुछ इशू हो सकता है कई बार वो। एक बार मैं इसे बंद करके ऑन कर लूँ, अगर आप 1 मिनट का टाइम दें मुझे, तो मैं इसे एक बार स्टॉप शेयर करके इसको बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ इस पेज को। तो देखो धीरे धीरे ना बच्चे गायब हो गए हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन गायब हो गया। हर्षित तो है हमारा, अर्पित भी है, एक तो धीरज आया था, धीरज चला गया, क्योंकि 3 या 4 बच्चे गायब हुए हैं। कौन कौन हुआ है? हो सकता है कुछ कनेक्टिविटी इशू हो। इतिश्री चली गई है, देखो इतिश्री नहीं है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब जो जा रहे हैं देखो उनका हम कुछ नहीं कर सकते,
नहीं पढ़ेंगे आपका नुकसान हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ, और नहीं आ रहा हो आपको समझ में तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने दोबारा ऑन कर लिया है स्क्रीन को। हाँ, तो मेरा एग्जाम्पल सुनो आप लोग। आप ना मार्केट में गए, आप मार्केट में गए और आपने वहां से लेज के, लेज समझते हैं ना, लेज, लेज अमेरिक, वो पता नहीं कौन सा आता है, नाम भी याद नहीं आ रहा है मुझे। काफी फ्लेवर आते हैं, लेज जो चिप्स आते हैं आपके, ठीक है ना। वो एक ग्रीन कलर वाला इसका पैकेट आता है ना, कौन सा होता है वो फ्लेवर, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, जिसमें गार्लिक और, मतलब हाँ ठीक है ना, बिल्कुल वही वाला, हाँ। तो जो ग्रीन वाला, मानो लेज के पैकेट आपने, उन पे एमआरपी आता है आजकल पता नहीं 20 रुपए है क्या है, मतलब नॉर्मल वाले पैकिंग की बात कर लेते हैं, 10 वाला भी आता होगा शायद उसमें। मानो उसमें ना, उस लेस का पर पीस जो था, प्राइस था ₹20। ये क्या है, एमआरपी, एमआरपी यानी लिस्ट प्राइस। आपने होलसेल में, आपने यानी मतलब खरीदे, आपने 10 पैकेट खरीदे, ठीक है। तो 10 पैकेट की कॉस्ट कितनी बन रही थी, 200। फिर दुकानदार ने कहा आप 10 पैकेट खरीद रहे हैं इकट्ठा, बल्क में खरीद रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसने, हर पीस पर 1 रुपए का, ठीक है। हर पीस पर 1 रुपए का, तो कितना डिस्काउंट मिल गया बताओ हमें। ₹1 पर पैक हमें डिस्काउंट मिल गया। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला बताओ। 10 रुपीज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, सारे सही बता रहे हैं जवाब। 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब एक मेरी बात बताओ, तो आप घर पर सामान कितने में लेकर आ गए ये, आपका जो परचेज वन प्राइस पॉइंट है, परचेज प्राइस जो है आपका, ₹190। आपने खरीद लिया, सभी बच्चों ने ये पैसे दे दिए मान के चलो, ठीक है। अगली बात सुनिए, आप घर पर पहुंचे, मानो 10 पैकेट आपके पास हैं, आपके हाथ में हैं, या आपने कैरी बैग में डाल रखे हैं। आप घर पहुंचे और मम्मी ने देख लिए हो। अब मम्मी को आ गया गुस्सा। क्यों आ गया मम्मी को गुस्सा, इतने सारे चिप्स खाते हो, ठीक है ना, ये स्नैक्स वगैरह जो फास्ट फूड आइटम्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, ये हेल्दी नहीं है। मम्मी को आ गया गुस्सा, तो मम्मी ने कहा ठीक है, अब एक काम करो, जैसे लाए हो वैसे ही वापस देने चले जाओ। तो आप वापस देने चल दिए। फिर मम्मी को थोड़ी दया आ गई आप पर। मम्मी ने कहा चलो एक काम करो, 2 पैकेट रख लो, बाकी वापस दे आओ। तो आप क्या करने चले गए मार्केट में वापस, आप जो आपने परचेज किया था उसको क्या करने चले गए, परचेज रिटर्न करने चले गए। क्या बात समझ में आती है, आप क्या करने गए, परचेज रिटर्न करने चले गए मार्केट में। चले गए क्या सभी बच्चे, तैयार है जाने के लिए, ठीक है। तो परचेज रिटर्न करने गए आप, तो आपने दुकानदार को कहा साहब ये लीजिए 8 पैकेट्स ऑफ लेज चिप्स जो थे आपके, ठीक है, ये लीजिए 8 पैकेट। लिस्ट प्राइस क्या था, एमआरपी क्या बना इनका, एमआरपी बन गया 20 × 8, यानी कि 160 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या आप दुकानदार से आप 160 रुपये मांगोगे या क्या मांगोगे,
दुकानदार आपको कहेगा भाई 160 कैसे, मैंने आपको दिए डिस्काउंट में थे, तो वापस भी तो डिस्काउंट में ही लूंगा, यानी डिस्काउंट घटाने के बाद ही लूंगा। मैंने कहा हो मैं भूल गया था, मुझे हिसाब गड़बड़ हो गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, मैंने कहा चलो डिस्काउंट भी हटा दो। डिस्काउंट जो था ₹1 पर पैक था, तो कितने पैक वापस दे दिए हमने आपको? 8। तो 8 रुपए और घटा लो जी आप। तो आपको जो प्राइस वो रिफंड करेगा, कितना पैसा रिफंड करेगा? 152 रुपीज रिफंड करेगा। ठीक है ना? और आइडली ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, 152, क्योंकि आप टोटल पे कितना करके आए थे शुरू में? 190। 190 आपने पे किया था शुरू में, उसमें से आप रिफंड कितना लेकर आ गए? 152 का। तो माइनस करो आपने नेट कितना पे किया? भाई ये आपके 30 और ये 38 रुपए पे किए। 38 किए, कम किए, 38 रुपए पे किए आपने टोटल। और ये नेट पेड था, ये कितनों के लिए हुआ था? 2 पैकेट्स के लिए। तो बताओ, क्या बात समझ में आई आपको, नहीं आई? यस सर। सभी को समझ में आई? और इसका कंक्लूजन क्या था? इसका कंक्लूजन ये था जी, मैंने यहाँ जो लिखा था ये, कि जब परचेज करते समय आपको डिस्काउंट मिला है, तो गुड्स को रिटर्न करते, वापस करते समय भी तो डिस्काउंट घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। बताइए, डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्या बात क्लियर है ये जो मैंने लिखी थी बात? चल सकता हूँ आगे में? बताइए। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट, नई कोई बात आती है, तो मैं आपको आराम से समझाता हूँ उसको। मुझे जल्दी बिल्कुल भी नहीं है समझाने के मामले में। क्वेश्चन करने के मामले में हो सकता है जल्दी हो जाए, पर समझाते समय बिल्कुल 1% मुझे जल्दी नहीं चाहिए। टेक योर टाइम। तो बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं आई? कि जब सामान खरीदा था डिस्काउंट लगा के मिला था, घटा के मिला था, तो जब अगर वापस करूंगा तो डिस्काउंट घटाकर ही तो पेमेंट वापस लेगा वो दुकानदार मुझसे। वो एमआरपी पे थोड़े ना वापस लेगा, पागल थोड़ी ना है वो। ठीक है, चलिए। और आप ये अपने ऊपर लगाकर सोचिए, जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, तो ये जो एंट्री थी, अब इस पर वापस आओ। ये आपने क्या करी थी? गुड्स खरीदे थे, नहीं गुड्स वापस कर दिए। तो गुड्स वापस कर दिए किसको? विनोद को वापस किए। तो कौन से दो अकाउंट आ गए, इन्वॉल्व हो गए? नेम बताओ अकाउंट्स के। एक, रिफंड और कैश। हाँ, एक तो हुआ परचेज रिटर्न अकाउंट। और बेटा यहाँ ध्यान देना, कैश नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि हमने खरीदे उधार में रखे थे, उधार में खरीद रखे थे विनोद से। तो विनोद हमारा जो क्रेडिटर है वही आएगा, क्रेडिटर घट जाएगा। ठीक है, कैश मत करना है यहाँ, क्योंकि अभी पिछले ट्रांजेक्शन नंबर 1 में हम क्या कर कर आए हैं, हम मान कर आए हैं उधार में था। ठीक है, चलो। इसके बाद नेम हो गया, नेचर बताओ। नेचर, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेचर बताइए। परचेज रिटर्न का नेचर तो सर परचेज का उल्टा है। परचेज रिटर्न का नेचर क्या था? परचेज का उल्टा। तो परचेज खर्चा था, तो इसे इनकम मान सकते हो। और विनोद सर तो क्रेडिटर ही था, या लायबिलिटी बोल लो। अब मुझे बताओ, आपके यहाँ परचेज रिटर्न बढ़े हैं या घटे हैं? सर परचेज रिटर्न तो बढ़े हैं। ठीक है। और सर लायबिलिटी, सर लायबिलिटी घट गई, क्योंकि माल वापस कर दिया ना उसका, तो घट गई लायबिलिटी। रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई करो। तो इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट। और लायबिलिटी जब घटती है तो क्या करते हो? डेबिट। क्रेडिट। डेबिट। डेबिट है ना? अब आइए आराम से देखिए, एंट्री करें।
इसकी एंट्री करोगे तो क्या एंट्री आएगी, देखिए आपने जी किसको डेबिट किया था, विनोद को। अच्छा कितने में रिटर्न किया, 1000 तो लिस्ट प्राइस था सर, 1000 लिस्ट प्राइस था, -10% डिस्काउंट जो कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो 900 रुपए से, समझ में आया, 900 रुपए से आएगा ये, बताइए क्या एंट्री समझ में आई या नहीं आई।